मैं कैदियों की ट्रेन से छलांग लगा चुका था और मैं खेत के कीचड़ में गिरा था। जिस ट्रेन से मैंने छलांग लगाई थी उसके आखिरी डिब्बे की सुर्ख बत्ती दूर होती जा रही थी और अब अंगारे की तरह लग रही थी। मैं खेत से बाहर निकल आया। मेरे सारे कपड़े बल्कि सारा जिस्म खेत के कीचड़ में लथपथ हो गया था। मैंने रेलवे लाइन क्रॉस की और दूसरी तरफ जो खेत थे उनकी ऊंची फसल में घुस गया और पीछे की तरफ तेज तेज चलने लगा। इस बात का इम्कान कम था कि मेरे फरार का इल्म मेरे डिब्बे के भारतीय संतरियों को हो, लेकिन खदशा जरूर था कि अगर उन्हें मालूम हो गया कि मैं डिब्बे से फरार हो गया हूँ तो शायद ट्रेन मेरी तलाश में वापस आ जाए। लेकिन इस बात का इम्कान भी बहुत कम था। ये हो सकता था कि अगले स्टेशन पर अगर गाड़ी रुके और मेरे फरार का पता चल जाए तो ट्रेन की भारतीय फौजी गार्ड वायरलेस पर पीछे की छावनी में या आगे के किसी फौजी हेडक्वार्टर को इत्तला कर दे और उस सारे इलाके में मेरी तलाश शुरू हो जाए। लेकिन ये बात करीने कयास नहीं थी कि सारी की सारी ट्रेन वापस आ जाए और उसी वक्त इलाके में मेरी तलाश शुरू हो जाए। चुनाचे मैं किसी हद तक बेफिक्र सा हो गया था। मैं पीछे की जानिब इस तरह खेतों में चल रहा था कि हर कदम पर रेलवे लाइन से दूर होता जा रहा था। रात का अंधेरा गहरा था, इर्द गिर्द कहीं रोशनी नजर नहीं आ रही थी। आगे काफी फासले पर एक रेलवे लाइन की सुर्ख बत्ती सब्ज नुक्ते की तरह टिमटिमा रही थी। शायद उस सिग्नल की बत्ती सुर्ख थी और सिग्नल डाउन नहीं हुआ था, जिसको देखकर इंजन ने विसल दिया था। आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे। उनकी धुंधली धुंधली चमक में मुझे इर्द गिर्द के खेत नजर आने लगे थे। कीचड़ में लथपथ होने की वजह से मुझे सर्दी लगने लगी थी। बंगाल बिहार के इलाके में मैं 2-1 बार पहले भी आ चुका था। मुझे इतना मालूम था कि फरवरी के महीने में बंगाल में रात को इतनी ठंड नहीं होती जितनी मुझे महसूस हो रही थी। इसका मतलब यही निकलता था कि मैं बंगाल से आगे सूबा बिहार में दाखिल हो चुका हूँ, क्योंकि बिहार में आते आते सर्दी शुरू हो जाती थी। पाकिस्तान की नई नस्ल को इंडिया के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ना उसकी तारीख का इल्म है, ना उसके जोग्राफिया का कुछ पता है। नई नस्ल को ये भी पूरी तरह से मालूम नहीं कि हजरत अल्लामा इकबाल ने बर्र सगीर में मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत का तसव्वुर क्यों पेश किया था और कौम ने कायद आजम की वलवला अंगेज क़यादत में पाकिस्तान क्यों बनाया था। नई नस्ल सिर्फ दूसरे मुल्क के गाने सुनना और डिश एंटीने पर उसकी फिल्मों के फहुश नाच देखना ही जानती है। उसे ये तक नहीं मालूम कि भारत में इंतहा पसंद हिंदू कौम का राज है और ये लोग शुरू से ही पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद को कभी भी तस्लीम नहीं किया और जिसकी हुकूमत ने ये अहद कर रखा है कि पाकिस्तान को कभी खुशहाली और तरक्की की मंजिल की तरफ गामजन नहीं होने देंगे, और जिसने हिंदुस्तान में आबाद करोड़ों मुसलमानों को बाकायदा अपना गुलाम बना रखा है, जिसने हाल ही में मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। ये वो हकायक हैं जिनको सारी दुनिया जानती है। नहीं जानती तो हमारी नई नस्ल के नौजवान नहीं जानते और जिनको इन हकायक से रूशनास करवाने की अशद जरूरत है। हिंदू सिखों में भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जहाँ इनफिरादियत की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरी कौम की बात हो रही है। हिंदू हुकूमत की, हिंदू राज की बात हो रही है, जिसको पाकिस्तान का वजूद कांटे की तरह खटकता है और जो उसे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। भारत में हमेशा हिंदू की हुकूमत रही है और हर हुकूमत कौम को ये नारा देकर इक्तदार संभालती है कि वो न सिर्फ भारत में रहने वाले मुसलमानों की शुद्धि करके उन्हें एक दिन हिंदू बना देगी, बल्कि पाकिस्तान को भी खत्म करके उसे दोबारा भारत में शामिल कर देगी। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इस हकीकत से हर कोई वाकिफ है। लेकिन अब तो हिंदू सियासी जमातों के लीडर स्टेज पर खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि भारत के मुसलमानों, या हिंदू बनकर भारत में रहो और अगर हिंदू बनकर नहीं रहना तो भारत से निकल जाओ। ये है उस हिंदू कौम की असलियत जो दूसरे मुल्कों के सामने जमहूरियत की रट लगाते हुए नहीं थकती। आप तो पाकिस्तान में रहते हैं। हमारी नई नस्ल में से 99% नौजवानों ने भारतीयों को नहीं देखा, वो उसकी ज़हनियत को क्या समझेंगे। हमारी नई नस्ल तो भारत को डिश एंटीने के चैनल पर फहुश डांस करते, फहुश गाने गाते देखती है। उसे ये मालूम ही नहीं कि ये मुतासिब कट्टर हिंदू कौम जिसने बाबरी मस्जिद की ईंट से ईंट बजाकर उसे शहीद कर दिया और जिसकी हुकूमत आज कश्मीरियों पर अपनी फौज मुसल्लत करके हर किस्म के इंसानियत सोज मजालिम ढा रही है। बहरहाल एक अदीब और मुहिब्बे वतन अदीब होने के नाते मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि जो कुछ मैं देख चुका हूँ वो अपनी नई पाकिस्तानी नस्ल के नौजवानों को भी दिखा दूं, ताकि वो सिर्फ इबरत ही न पकड़ें बल्कि अपने दुश्मन से होशियार रहें। मेरी पूरी दास्तान से भी जो मैं आपको सुना रहा हूँ और जो मेरी आप बीती है, यही मतलब निकलता है कि अपने दुश्मन से होशियार रहें, अपने मुल्क पाकिस्तान की सरहदों को पहचानें और अपने फर्ज को अदा करें जो इस्लाम की तरफ से और पाकिस्तान की अजमत और हुर्मत की तरफ से आप पर आयद होता है, क्योंकि इसी राह पर चलकर कौमें तरक्की करती हैं और इज्जत व वकार की जिंदगी बसर करती हैं और तारीख में उनका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाता है। अब मैं वापस अपनी दास्तान की तरफ आता हूँ। अगर आप भारत के सूबा बंगाल से मशरकी पाकिस्तान की तरफ आए तो बंगाल के आगे बिहार का सूबा आता है। बंगाल में सर्दियों में भी मौसम खुशगवार रहता है। सूबा बिहार में जैसे जैसे आप आगे उत्तर प्रदेश की तरफ आते जाएंगे सर्दी बढ़ती जाएगी।
रात की खुनकी मुझे बता रही थी कि मैं सूबा बंगाल से निकल आया हूँ और सूबा बिहार के इलाके में हूँ, क्योंकि रात सर्द थी। चलने से और हवा लगने से मेरे कपड़ों और जिस्म के साथ चिपका हुआ कीचड़ खुश्क होता जा रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर रास्ते में कोई तालाब आ गया तो मैं उसमें नहाकर और कपड़े धोकर अपने आप को साफ कर लूंगा। बंगाल के अक्सर देहात में और सूबा बिहार में कहीं कहीं देहात में या देहात से बाहर तालाब मिल जाते हैं, जहां औरतें पानी भी भरती हैं, कपड़े भी धोती हैं और पतली साड़ियां बांध कर नहाती भी हैं। सितारों की रोशनी अगर धुंधली थी मगर मुझे हर शय नजर आने लगी थी। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूं कि मैं ट्रेन से छलांग लगाने के बाद आगे की तरफ जाने की बजाय पीछे की तरफ जा रहा था, क्योंकि मुझे कलकत्ते पहुंचना था। ट्रेन का सफर मुझे बता रहा था कि मैं कलकत्ते से काफी दूर आगे की तरफ निकल आया हूँ। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं किसी स्टेशन पर पहुंच गया तो किसी ट्रेन में बैठकर कलकत्ते की तरफ निकलने की कोशिश करूंगा। मेरे ढाका के दोस्त हाजी शमसुद्दीन ने मुझे इंडियन करेंसी में जो 6-7 हजार रुपए दिए थे वो सारे हिली स्टेशन के इलाके में भारतीय फौजियों ने मुझसे छीन लिए थे। लेकिन मैंने हजार रुपए के 2 नोट और 1 नोट 100 रुपए का रुमाल में लपेटकर अपनी टांग के साथ पाजामे के अंदर चलते वक्त बांध लिए थे। वो रकम मेरे पास महफूज थी। रुमाल में बंधे हुए होने की वजह से ये भारतीय नोट कीचड़ में लथपथ होने और भीगने से बच गए थे। मैंने एक जगह बैठकर रुमाल में से 100 रुपए का नोट निकालकर अपने कुर्ते की जेब में रख लिया था। बाकी हजार रुपए के दोनों नोट उसी तरह रुमाल में लपेटकर टांग के साथ ऊपर करके बांध लिए। मेरे इर्द गिर्द काफी फासले पर कहीं कहीं पहाड़ियों के खाके नजर आ रहे थे। जमीन कहीं मैदानी थी, कहीं ऊंची नीची हो जाती थी, कहीं खेत आ जाते और कहीं बंजर किस्म का मैदान आ जाता। मैं एक गांव के करीब से गुजरा। 1-2 जगहों पर मिट्टी के तेल की लालटेन जल रही थी। मेरी बू पाकर दूर कोई कुत्ता थोड़ी देर भौंक कर चुप हो गया। मैं एक कच्चे रास्ते पर जा रहा था। गांव से आगे जाकर एक तालाब आ गया। तालाब की सीढ़ियां बनी हुई थी। मैं सीढ़ियों में बैठ गया। अगरचे मुझे सर्दी लग रही थी, लेकिन अपने आप को और कपड़ों को कीचड़ से साफ करना भी जरूरी था। मैंने कपड़े उतार कर उन्हें तालाब के ठंडे पानी से अच्छी तरह धोया, फिर निचोड़ कर एक झाड़ी पर डाल दिया। उसके बाद अपने जिस्म पर पानी डालकर जिस्म को और सर में लगे हुए कीचड़ को साफ किया। जल्दी से गीले कपड़े ही पहन लिए, क्योंकि नंगे बदन पर सर्दी महसूस हो रही थी। गीले कपड़े पहने तो बड़े ठंडे लगे, लेकिन जरा देर बाद ही जिस्म की गर्मी से उनकी ठंडक बहुत हद तक दूर हो गई। मैंने भी इस ख्याल से तेज तेज चलना शुरू कर दिया कि तेज चलने से जिस्म गर्म होगा और सर्दी का एहसास भी कम हो जाएगा और कुर्ता पाजामा भी सूख जाएंगे। रात का पहला पहर था। मेरा ख्याल है रात के 9 बजे का वक्त होगा, क्योंकि मैंने शुरू रात में ही ट्रेन से छलांग लगाई थी। मैं कच्चे रास्ते पर चलता रहा। अंधेरी रात में किसी गांव की झोंपड़ियां सी नजर आईं और मैं उनसे दूर रहकर आगे निकल जाता। मेरी निगाह दूर आसमान पर लगी थी कि शायद कहीं रेलवे का कोई सिग्नल नजर आ जाए। आखिर मुझे दूर से एक सुर्ख बत्ती टिमटिमाती नजर पड़ी। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर गया हूँगा कि सुर्ख बत्ती एकदम सब्ज हो गई। ये रेलवे सिग्नल ही था। इसका मतलब था कि पीछे बिहार के किसी शहर की जानिब से कोई गाड़ी आ रही थी। ये गाड़ी कलकत्ते की तरफ ही जा रही होगी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन मैं स्टेशन से काफी पीछे था। इसी दौरान मुझे इंजन के विसल की दूर से आती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। दूर काफी फासले पर मुझे अंधेरे में एक रेलगाड़ी के डिब्बों की झिलमिलाती हुई रोशनियां दिखाई दी। फिर ट्रेन की हल्की हल्की आवाज आने लगी। ट्रेन आगे की तरफ चली जा रही थी। मैं चलता भी रहा और ट्रेन को दूर से देखता भी रहा। जब ट्रेन रेलवे सिग्नल के नीचे से गुजर गई तो उसकी सब्ज बत्ती फिर से सुर्ख हो गई। मैं इस ट्रेन को नहीं पकड़ सकता था, लेकिन ये जानकर मुझे हौसला हो गया था कि मैं किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया हूं, जहां से मुझे कलकत्ते की तरफ जाने वाली गाड़ी जरूर मिल जाएगी। ये एहसास जरूर था कि इस ट्रेन में से कुछ भारतीय फौजी मेरी तलाश में वहां ना गए हों, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम था। वैसे भी उन लोगों को मेरा हुलिया मालूम नहीं था। मेरा लिबास भी बंगाली था और मैं बंगला जबान भी बोल लेता था। आधे घंटे के बाद मैं एक रेलवे स्टेशन पर आ गया। ये बेरौनक सा देहाती स्टेशन था। जिस ट्रेन को मैंने देखा था वो जा चुकी थी। प्लेटफॉर्म सर्द रात में सुनसान पड़ा था। स्टेशन की ड्यूटी में कुछ मुसाफिर जरूर बैठे ऊँग रहे थे, बल्कि सो रहे थे। खद्दर के बंगाली टाइप के कुर्ते पाजामे में मुझे सर्दी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से कलकत्ते जाने के लिए निकला था, जहाँ इस मौसम में कोट की जरूरत नहीं थी। टिकट घर खुला था। अंदर एक बूढ़ा बिहारी बाबू बैठा ऊँग रहा था। मैंने उससे पूछा कि यहाँ से कलकत्ते को अगली गाड़ी कब जाएगी। उसने नींद भरी आवाज में कहा, रात को 1 बजे जाएगी। मेरे लिए वहाँ रात के 1 बजाने कयामत बन गए। खाली बेंच पर बैठा तो सर्दी ने बैठने न दिया। लेट गया तो ज्यादा सर्दी लगने लगी। बस कभी चलकर कभी बैठकर आधी रात गुजार दी। आधी रात के बाद टी स्टॉल खुल गया। मैंने चाय भी पी और उसके साथ 2 बंद मक्खन भी खाए। बड़ी भूख लगी थी। चाय के 2 ग्लास पिए तो जिस्म में गर्माइश आ गई।
कलकत्ते का टिकट मैंने पहले ही खरीद रखा था। गाड़ी आने में 1 घंटा बाकी था। मालूम हुआ ट्रेन लेट है। रात के 2:30 बजे पीछे से एक ट्रेन आकर रुकी। डिब्बों में रोशनी हो रही थी। तकरीबन सभी मुसाफिर सो रहे थे। मैं एक कंपार्टमेंट में दाखिल होकर सामान के पास फर्श पर ही बैठ गया। ये गाड़ी अगले रोज दिन के 11 बजे कलकत्ते पहुंची। मेरे ढाका के बंगाली दोस्त हाजी शमसुद्दीन ने मुझे कलकत्ते में अपने एक मुसलमान बंगाली दोस्त का एड्रेस भी दिया था और कहा था कि मैं उसी के पास जाकर ठहरूं। उसका नाम हाजी फरीद अहमद था और वो बहू बाजार में घड़ियों की मुरम्मत का काम करता था। वहाँ उसकी अपनी दुकान थी। कलकत्ते में मौसम खुशगवार था। सर्दी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि धूप में गर्मी लगती थी। इस शहर में मैं 1-2 बार वीजे पर पहले भी आ चुका था। रक्षा लेकर मैं बहू बाजार आ गया। वहाँ एक जगह से हाजी फरीद अहमद घड़ी साज का पूछा और उसकी दुकान पर पहुंच गया। एक उधेड़ उम्र का सांवले रंग का दुबला पतला आदमी, सर पर हाजियों वाली सफेद टोपी पहने, आंखों पर मुहद्दब शीशे की ऐनक लगाए एक घड़ी की मुरम्मत कर रहा था। छोटी सी दुकान थी जिसमें अंदर जाने का रास्ता भी था। शोकेस में घड़ियां पड़ी हुई थी। मुझे अंदर आता देखकर उस आदमी ने ऐनक उतार कर मेरी तरफ देखा। मैंने उसे सलाम किया और कहा कि मैं ढाका से आ रहा हूँ और मुझे हाजी शमसुद्दीन ने हाजी फरीद अहमद के पास भेजा है। उसने कहा, मैं ही हाजी फरीद अहमद हूँ, तशरीफ रखें। मैं दीवार के साथ लगे बेंच पर बैठ गया। मैंने मुख्तसर करके उसे अपनी सारी बिपता सुनाई तो वो बड़ा मुतासिर हुआ। कहने लगा, मुझसे जो कुछ हो सका मैं आपके लिए करूंगा। उसने मेरे लिए चाय मंगवाई, फिर दुकान के बाहर खड़े होकर किसी को आवाज दी। एक लड़का साथ वाली दुकान से निकल कर आ गया। हाजी साहब ने उसे बंगला में कहा, यहाँ दुकान पर बैठो, मेरे मेहमान आए हैं। हाजी साहब मुझे लेकर अपने फ्लैट पर आ गए, जो दुकान के पहलू में एक गली में वाक़ था। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, उसके बाद चाय मंगवाई और कहने लगे, तुमने धर्मू और मुखिया जिन 2 हिंदू बंगालियों के नाम बताए हैं और जो एड्रेस तुम्हें शमसुद्दीन ने लिख कर दिया है, ये जगह जराइम पेशा लोगों का गढ़ है। मैं तुम्हें अकेले वहाँ जाने का मशवरा नहीं दूंगा। इस वक्त कलकत्ते में मुक्ति बाहिनी वाले बेशुमार पंजाबी और बिहारी मुसलमान लड़कियां बांग्लादेश से अगवा करके लाए हैं और उन्हें इधर उधर बेच रहे हैं। मुझे 1 दिन की मोहलत दो, मैं अपने असर रसूख से तुम्हारी बीवी का खोज लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाजी फरीद अहमद का मशवरा मुझे हर हालत में कबूल करना पड़ा, क्योंकि मैं अकेला एक अजनबी शहर में अजनबी लोगों से वो सब कुछ मालूम नहीं कर सकता था जो हाजी फरीद मालूम करने की पोजीशन में था। दोपहर के बाद हाजी फरीद अहमद मुझे अपने फ्लैट में छोड़कर अपनी मुहिम पर निकल गया। शाम हो रही थी जब वो वापस आया। मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा, कुछ पता चला? वो मेरे सामने बैठ गया। उसका चेहरा बता रहा था कि हालात गैर मुवाफिक हैं। कहने लगा, मैंने अपने खास जरिए से मालूम किया है कि तुमने अपनी बीवी का जो हुलिया और नाम बताया है, इस हुलिये और इस नाम की औरत इस वक्त कलकत्ते में नहीं है। मेरा दिल बैठने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए पूछा, तो फिर वो कहाँ है? हाजी फरीद अहमद सब कुछ मालूम करके आया था। कहने लगा, मेरे आदमी को खुद मुखिया ने बताया है कि इस हुलिये और इस नाम की पंजाबी औरत को उन्होंने मोहम्मदपुर के एक मकान से अगवा किया था और उसे कमलावती नाम की एक औरत खरीद कर अपने साथ बर्दवान ले गई है। मैंने खुश्क लबों पर जबान फेरते हुए पूछा, ये औरत कौन थी? हाजी फरीद अहमद ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, मैं तो उसे नहीं जानता, लेकिन मुखिया ने मेरे आदमी को यही बताया है कि कमलावती बर्दवान से आई थी। उसने मुक्ति बाहिनी के एजेंट से तुम्हारी बीवी जमीला का सौदा चुकाया और उसे साथ लेकर वापस बर्दवान चली गई। मैंने हाजी साहब से पूछा, क्या उसे यकीन है कि जिस औरत को कमलावती ने खरीदा है वो मेरी बीवी जमीला ही थी? हाजी साहब बोले, मेरे आदमी ने खास तौर पर यह सवाल मुखिया से पूछा था, जिसके जवाब में उसने कहा था कि उस पंजाबी औरत ने अपना यही नाम बताया था। मैं सर्द आह खींच कर रह गया। दिमाग माउफ हो रहा था, खून खौल रहा था। कभी मैं शिद्दत जज्बात से अपनी मुट्ठियां भींच लेता, कभी मेरा जिस्म बिल्कुल सुन हो जाता। मैंने हाजी साहब से कहा, मैं मुखिया नाम के आदमी से खुद मिलना चाहता हूं ताकि मेरी तसल्ली हो जाए कि जिस औरत को उन्होंने कमलावती के हाथ फरोख्त किया है वो मेरी बीवी जमीला ही है। हाजी साहब ने कहा, मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन तुम अपनी तसल्ली जरूर करना चाहते हो तो मैं तुम्हें मुखिया का अड्डा बता देता हूँ। वहाँ जाकर तुम उसे मिल लो, लेकिन तुम शरीफ आदमी हो और वहाँ सभी जराइम पेशा लोग होते हैं। वहाँ शराब भी बिकती है और बुरे किरदार की औरतें भी आती जाती हैं। मैंने कहा, आप मुझे मुखिया के अड्डे का पता बता दें, मैं एक बार उस शख्स से जरूर मिलना चाहता हूँ। हाजी फरीद अहमद मेरी तरफ देखने लगे, बोले, वहाँ तैश में आकर कोई ऐसी वैसी हरकत न कर बैठना। ये तुम्हारे दुश्मनों का मुल्क है और उन जराइम पेशा लोगों को इलाके की पुलिस की पूरी हिमायत हासिल है। मैंने कहा, मैं इस किस्म की कोई हरकत नहीं करूंगा, आप मुतमईन रहें। हाजी फरीद अहमद ने मुझे मुखिया के अड्डे का पूरा एड्रेस बता दिया और मैं शाम का अंधेरा फैलते ही ट्राम में बैठकर उस तरफ रवाना हो गया। मुखिया का अड्डा कलकत्ते के एक गुंजान आबादी वाले मोहल्ले की बोसीदा सी तंग गली में था। मुझे हाजी फरीद अहमद ने मुखिया का हुलिया
एरिया बता दिया था। ये एक छोटी सी नीम रोशन दुकान थी जिसके अंदर लकड़ी के बेंचों पर मजदूर किस्म के खस्ता हाल बंगाली बैठे देसी शराब और ताड़ी वगैरह पी रहे थे और तेज तेज बातें कर रहे थे। मैं भी एक बेंच पर बैठ गया। एक बंगाली लड़का मेरे पास आकर बोला, क्या पियोगे बाबू? ये उसने बंगला जबान में पूछा था। मैंने बंगला में कहा, मुझे अड्डे के मालिक मुखिया दादा से मिलना है, क्या वो इस वक्त यहाँ हैं? लड़के ने कहा, मेरे साथ आ जाओ। लड़के के अंदाज से मालूम होता था कि वो इससे पहले भी लोगों को मुखिया दादा के पास ले जाता रहा है। मैं जहन में एक मंसूबा बनाकर आया था। लड़का मुझे कोठरी में ले गया जहाँ पंखा चल रहा था। एक बॉडी बिल्डर टाइप का बंगाली बनियान और निक्कर पहने खाट पर एक औरत को लिए बैठा हुआ था। सामने लोहे की तपाई पर शराब की बोतल और ग्लास पड़ा हुआ था। लड़के ने बंगला में कहा, दादा ये तुमसे मिलने आया है, नया ग्राहक मालूम होता है। खाट पर बैठे हुए मुखिया दादा ने मुझे घूर कर देखा और औरत को पीछे हटाते हुए बोला, कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं लोहे की कुर्सी पर बैठ गया। मैंने बंगला में कहा, दादा मेरा नाम मदन लाल है, मैं जमशेदपुर से माल खरीदने तुम्हारे पास आया हूँ। वो बोला, तुम जमशेदपुर में क्या करते हो? मैंने कहा, अपना अड्डा चलाता हूँ, सुना है बॉर्डर पार से कुछ माल आया है, अगर दिखा दो तो अभी सौदा चुका दूं। उसके साथ ही मैंने कुर्ते की जेब में से 100 के 4 नोट निकाल कर मुखिया दादा की तरफ बढ़ा दिए और बंगला में ही कहा, ये मेरी तरफ से नजराना स्वीकार करें, माल पसंद आ गया तो बाकी रकम उसी वक्त चुका दूंगा। 100 के नोट देखकर मुखिया का चेहरा खिल गया। उसने जल्दी से नोट उठाकर सरहाने के नीचे रखे और बोला, मदन लाल जी आपने देर कर दी, बॉर्डर पार से बड़ा अच्छा माल लाए थे, बहुत सा बिक गया है, चंद एक नगीने रह गए हैं। मैंने कहा, मुखिया दादा अगर मोहम्मदपुर का कोई माल हो तो मैं उसे पसंद करूंगा, क्योंकि वहां बड़े खाते पीते गैर बंगाली रहते थे। मुखिया खाट पर सीधा होकर बैठ गया। उसने औरत को बाहर भिजवा दिया था। कहने लगा, मोहम्मदपुर से 10-12 लड़कियां उठाई थीं। ये साले मुक्ति बाहिनी वाले बड़ा तंग करते हैं, उन्हें भी काफी रकम देनी पड़ती थी। इस वक्त जो माल बाकी बचा है वो मेरे अड्डे पर नहीं है। इन औरतों की तस्वीरें हमने लेकर कॉपी में लगाई हुई हैं ताकि एजेंटों को दिखा सकें, आप तस्वीरें देख कर पसंद कर लें। उसने दीवार में बनी हुई अलमारी खोलकर एक पुरानी कॉपी निकाली और उसे खोलकर मेरे सामने रख दिया। कॉपी में मुख्तलिफ औरतों की पासपोर्ट साइज की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें लगी हुई थी। इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा था कि औरतों को जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाकर तस्वीरें उतारी गई हैं। एक फोटो में तो उस आदमी का बाजू भी नजर आ रहा था जिसने बदनसीब औरत को पकड़ रखा था। मैं बेताब नजरों से तस्वीरों को देखने लगा। एक तस्वीर पर नजर पड़ते ही मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मैंने आंखें बंद कर ली। दोबारा आंखें खोलकर फोटो को देखा। ये मेरी बीवी जमीला की फोटो थी। उसके सर पर दुपट्टा नहीं था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को अपने काबू में रखते हुए कहा, मुझे ये औरत अच्छी लगती है। मुखिया ने आगे झुककर मेरी बीवी जमीला की फोटो देखी और हंसकर बोला, बाबू तुमने देर कर दी, ये माल तो बर्दवान की एक औरत कल ही खरीद कर ले गई है। ये औरत हमने मोहम्मदपुर से ही उठाई थी, तुम और फोटो देखो। उसने एक औरत की फोटो पर उंगली रख कर कहा, इसे हमने गुलिस्तान के इलाके की एक कोठी से उठाया था, किसी अफसर की बीवी है। ये माल अभी तक मेरे पास है, कहो तो अभी चलकर दिखा दूं। मैंने कॉपी बंद करते हुए कहा, मुखिया जी मैं कल इसी वक्त आऊंगा और जो माल बच गया है उसे देख लूंगा, लेकिन मुझे ये औरत पसंद आ गई है। तुम अगर मुझे बर्दवान वाली औरत का नाम पता बता दो तो मैं उसको ज्यादा पैसे देकर उस औरत को खरीदने की कोशिश करूंगा। मुखिया कहने लगा, वो औरत बड़ी तजुर्बाकार पुरानी नायका है, वो उसे आगे कभी नहीं बेचेगी, उसको तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है। मैंने कहा, दादा तुम इस औरत का नाम पता बता दो, मैं एक कोशिश जरूर करना चाहता हूँ। वो कॉपी को बंद करते हुए कहने लगा, इस औरत का नाम कमलावती है। बर्दवान पहले कभी गए हो? मैंने कहा, नहीं मैं वहां पहले कभी नहीं गया। मुखिया कान खुजाते हुए बोला, तो फिर ऐसा करो, बर्दवान के स्टेशन के पीछे कस्टम घाट नाम की बस्ती है, उस बस्ती में किसी पान सिगरेट वाले की दुकान से कम्मू बाई का पूछ लेना, वो तुम्हें उसका घर बता देगा। मैं उठ खड़ा हुआ। मुखिया दादा तुम्हारा धन्यवाद। मुखिया मुझे बाहर तक छोड़ने आया। कहने लगा, बर्दवान से वापस आकर मुझे जरूर मिलना, मैं तुम्हें और भी बड़ा अच्छा माल दिखाऊंगा, अभी तो उधर से ताजा माल आने वाला है। मैंने शराब के अड्डे के बाहर आकर मुखिया से हाथ मिलाया और गली में वापस चल पड़ा। वहां से मैं रिक्शे में बैठकर बहु बाजार हाजी फरीद अहमद के मकान पर आ गया। वो बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर सुकून सा आ गया। कहने लगे, खुदा का शुक्र है तुम खैरियत से वापस आ गए, तुम्हें भेजकर मैं पछता रहा था कि गुंडों के अड्डे पर भेज दिया है, खुदा खैर करे। मैंने उन्हें सारा वाकया सुनाया तो मेरी जुर्रत पर हैरान रह गए। कहने लगे, तुमने तो कमाल कर दिखाया, तो क्या अब बर्दवान जाओगे? मैंने कहा, जरूर जाऊंगा, दुआ करें मुझे मेरी बीवी मिल जाए। हाजी साहब ने हाथ ऊपर उठा लिए। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।